कि आपका जो माउथ है वो पेशेंट के माउथ की तरफ से, क्योंकि हमने क्या करना है, ब्रीथिंग भी चेक करनी है, रिस्पॉन्स भी चेक करना है, इस तरीके से रखना है। ब्रीथिंग को चेक करने का क्या होता है, लुक, लिसन एंड फील। जिंदगी के उस पड़ाव पर रहते ना, कहीं पे कोई इमरजेंसी आ जाए, उसको हैंडल कैसे करेंगे। तो आज की जो टॉपिक रहेगा, आज का जो क्लास का सेशन रहेगा, वही रहेगा BLS। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तो मेरा नाम उमेश कुमार है और पिछले 10 साल से काम भी कर रहा हूँ। तो आज जो मुझे बुलाया गया है यहाँ पे GD गोयनका हेल्थ केयर अकेडमी ने, वो बुलाया गया है कि हम आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बताएं, कुछ पढ़ाई कराएं, साथ में थ्योरिकल बातें डिस्कस करें और कुछ प्रैक्टिकली। जब हम जिंदगी के उस पड़ाव पर रहते ना, कहीं पे कोई इमरजेंसी आ जाए, उसको हैंडल कैसे करेंगे। तो आज की जो टॉपिक रहेगा, आज का जो क्लास का सेशन रहेगा, वही रहेगा BLS। BLS की मैं बात करूं तो BLS क्या होता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट की जरूरत कहां पर कब पड़ती है, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कि कुछ एम होते हैं, उस प्रोसीजर को डन करने के लिए क्या 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 चीज़ें देखेंगे हम। अगर हमें BLS करना है, ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ लिया BLS और जाते ही किसी पे BLS अटेम्प्ट कर देंगे। उसका सिनेरियो पता होना चाहिए, किस कारण की वजह से कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो पहले आपने देखा कोई फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे, पेशेंट का रिस्पॉन्स, वो रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि आप रोड साइड निकल के जा रहे थे, अचानक से देखा कि कोई गिरा हुआ है, बेहोश है, बेहोशी की अवस्था में है, तो हम उस समय जाके उसको चेक करेंगे कि वो सही में ही बेहोश है या फिर सो रहा है। तो लोग होते हैं कि भाई रोड साइड में जाके छाएं दिखी, गर्मी का टाइम है, पेड़ की साइड में जाके लेट गए, सो गए। तो हमें चेक फॉर रिस्पॉन्स। अगर हम स्टेप्स की बात करें, इसके साथ साथ स्टेप्स क्या क्या फॉलो करेंगे, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले हमें पहचानना क्या है, BLS का पहला रूल क्या है कि हम पहचानेंगे कैसे कि इसको अभी रिक्वायरमेंट है, इसको अभी नीड है, कि इसकी जो BLS में छुपा हुआ ना बेसिक लाइफ सपोर्ट, यानी कि किसी की जिंदगी को बचाने के लिए वह प्रक्रिया, किसी की लाइफ को बचाने के लिए वह प्रक्रिया जिससे उसकी जान को बचाया जा सकता है, और वो कुछ समय के लिए की जाती है। यानी कि अगर आपको पता है, एनाटॉमी पढ़ते हैं तो मेडिकली जो ब्रेन है हमारा, वो 6 मिनट के बाद डैमेज होना शुरू हो जाता है। आफ्टर 6 मिनट अगर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचे, तो क्या होगा कि पेशेंट का जो ब्रेन है वो धीरे धीरे डेथ की तरफ, मोर्टेलिटी की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। पहला हमने क्या देखना है, रिस्पॉन्स, चेक फॉर रिस्पॉन्स, कि वो रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरा क्या देखेंगे, ब्रीथिंग, वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, बेहोश है या किसी और कारण की वजह से सांस नहीं ले पा रहा है, जैसे कि एयरवे में कुछ फॉरेन पार्ट निकला मुंह के अंदर। जैसे कई बार चांस होता है टीथ, दांत टूटा और ट्रेकिया के ऊपर जाके फंस गया, तो क्या हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई, सांस ही नहीं ले रहा। तो क्या होगा, उसको जब सांस नहीं लेगा तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है, आपने पढ़ा है, हार्ट को पढ़ा होगा, धीरे धीरे क्या तरीका रहता है हार्ट का सर्कुलेशन का, ब्लड की सप्लाई करने का। अगर हम हार्ट की थोड़ी सी एनाटॉमी डिस्कस करें यहाँ पे 2 मिनट के लिए मोटे मोटे तरीके से, तो हमारे सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा कहाँ पे जाके ओपन होते हैं, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जाके ओपन होते हैं। फिर वहां से क्या होता है, वाल्व होता है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व, वो ओपन होता है, फिर वो आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में आता है, उसके बाद क्या होता है, ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी जाके लंग्स में पहुंचा देती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए ब्लड को, ब्लड को ऑक्सीजन चाहिएगी। वहां से पल्मोनरी वेन वापस लेके आती है कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। थोड़ा थोड़ा समझ आ रही है, इमेजिनेशन कर रहे हैं। ये हार्ट है, हार्ट का काम क्या है, इस तरीके से ऐसे ऐसे पंप करता है। जब उसको ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचेगा ही नहीं तो कैसे काम करेगा। तो जो सर्कुलेशन हमारी बॉडी में जो सिस्टमिक है, क्या करेगा, राइट लेफ्ट एट्रियम में आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू, उसके बाद मिटल वाल्व ओपन होगा और क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, फिर उसके बाद ओरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो गया, जिससे हमारे ब्रेन में भी पहुंचा। और जो हमारे ऐसे ऑर्गन है जिनको अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कुछ समय नहीं मिला तो वो डेथ की तरफ जा सकता है। ब्रीथिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हमने चेक करना है एयरवे, क्योंकि आपने देखा ना CAB, कैब के आगे भी लिखा होता है CAB, कुछ पर्पज है ना उसका। वरना जब हम छोटे थे तो कहते थे ABC क्यों नहीं लिखा है इसने,
CAB क्यों लिख रहे हैं? ये सीधा सीधा चल लो, ये उल्टा सीधा क्यों लिख रहे हैं? तो उसका एक प्रोटोकॉल है, C फॉर सर्कुलेशन, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीथिंग। तो हमने तीनों चीज़ों को फॉलो करना है इस क्राइटेरिया में। डमी है हमारे पास, डमी के साथ भी इसको करेंगे, प्रैक्टिकली चीज़ें करेंगे, और पहले हम इसको समझते हैं। ब्रीथिंग हो गई, क्लियर हो गया, और ये सब चीज़ें आपने चेक कर ली। चेक फॉर नहीं जवाब दे रहा है, नहीं उठ रहा है, तरीका क्या रहता है इसमें हम बेसिकली बात करेंगे प्रैक्टिकल में कि तरीका क्या रहता है, वो इम्पोर्टेंट है भाई। BLS तरीका क्या रहता है, जैसे कि कोई इंसान जो आपने देखा लेटा हुआ है रोड साइड है कैसी, तो उसके शोल्डर की तरफ जाना है, बोला है आर यू ओके मैम, आर यू ओके सर, मेल या फीमेल है वो आप अपनी अकॉर्डिंग से बोल सकते हो। क्या आप ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं, शोल्डर को रब करना है, लाउडली बोलना है, ताकि वो अगर नींद में भी हुआ तो अचानक से जग जाए, अचानक से बोलने लगे। क्या पता वो कहने लगे क्या हुआ भाई, मैं तो सो रहा था, क्यों परेशान कर रहे हो सकता है ना भाई। कोई रेस्ट के मूड में था, वो आराम से सो रहा था, अच्छे अच्छे ड्रीम देख रहा था, और ड्रीम के बीच में जाकर तुमने है ना उठो उठो उठो, तो वो गुस्सा हो जाएगा। तो लेकिन क्या है, वो हमारा मतलब यू आर ए पैरामेडिकल, आप पैरामेडिकल हो, कहीं ना कहीं डिफरेंस होना चाहिए आम पब्लिक में और आप में, कुछ आपको एक्स्ट्रा आना चाहिए। और BLS तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, कि ऐसा टॉपिक है, हर फैमिली में से किसी न किसी एक सदस्य को जरूर आना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे बहुत ध्यान दे रही है, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि गवर्नमेंट एग्जाम की बात कर लें या फिर प्राइवेट नौकरी की बात करें, तो वो कहते हैं BLS का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो BLS इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ, रिस्पॉन्स चेक किया आपने, इस तरीके से कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, फिर क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में कैरोटिड पल्स को चेक करेंगे। क्या तरीका रहता है, मैं डमी के ऊपर भी बताऊंगा तरीका क्या रहता है उसका चेक करने का। सब अपनी अपनी 3 फिंगर इधर रखो एडम एप्पल के पास, यहाँ से आप डाउन जाएंगे, देखो भाषा आसान होनी चाहिए, चीज़ें समझ आनी चाहिए। यहाँ से डाउन जाएंगे, यहाँ पे गड्ढा सा आएगा, वहाँ पे फील करोगे तो धड़कनों की आवाज़ आ रही है, बोल दें धक धक ऐसा करके, तो हमारे दिल की धड़कन की वहाँ पे भी एक ब्रांच है एक तरीके से कैरोटिड, तो यहाँ पे आपको फील हुई। वही प्रोसीजर, ये तो प्रैक्टिकली मैं आपको समझा रहा था, क्योंकि पहले खुद पे कर लेते हैं चीज़ें तो आसान होती है किसी दूसरे पे चेक करना। कैसे करेंगे, यहाँ पे ये डमी है हमारी, यहाँ पे गए, इस तरीके से आप एक साइड कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हो, इस तरीके से गए, डाउन गए, और ये चेक करने का तरीका रहता है कि आपका जो माउथ है वो पेशेंट के माउथ की तरफ से, क्योंकि हमने क्या करना है, ब्रीथिंग भी चेक करनी है, रिस्पॉन्स भी चेक करना है, इस तरीके से रखना है। ब्रीथिंग को चेक करने का क्या होता है, लुक, लिसन एंड फील, ये 3 स्टेप रहते हैं। लुक देखो, लिसन मतलब सुनो, फील मतलब फील करो। क्या फील कर रहे हैं हम इसमें, क्या देख रहे हैं, इस तरीके से देख रहे हैं कि उसकी चेस्ट के मूवमेंट है या नहीं है। हमने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे हमारी फिंगर लगी हुई है कैरोटिड के पास, वो नहीं धड़क रही है। इस समय हमने ये भी देखना है कि उसकी चेस्ट में मूवमेंट है, रिकॉइल हो रही है, या फिर हम फील करें तो उसकी नोज से जो सांस आ रही है वो अगर हमारे चिक्स उसके पास में होंगे, अगर वो हवा छोड़ेगा तो हमें फील होगा या हम सुनेंगे। तो ये तरीका रहता है। अब जो हम पढ़ेंगे इसमें, मैं वो चीज़ें भी क्लियर करता चलूँगा। आप मेरे सभी बच्चे कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि गवर्नमेंट की जॉब लग जाए, तो मैं बेसिकली गवर्नमेंट बच्चों की प्रिपरेशन कराता हूँ। तो इस टॉपिक में से हम वो चीज़ें भी चुन के चलेंगे, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। पहला सवाल क्या होता है यहाँ से, कैरोटिड पल्स को कितने समय के लिए चेक किया जाएगा। ऑप्शंस क्या आएंगे आपके सामने, 1 मिनट, 30 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो इसका मैं बताऊं, इसका जो सिनेरियो है जो AHA द्वारा है, AHA क्या होती है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, उनकी जो गाइडलाइन है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम 5 सेकेंड और मैक्सिमम 10 सेकेंड। ये जो मैं डिस्कस किया हूँ, एक सवाल ये हो गया, ये सवाल ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि वहाँ पर जरा सा भी स्लिप हुआ तो आपके नेगेटिव मार्क की तरफ चले जाते हैं, अच्छे वालों को भी नंबर खा जाते हैं। 5 से 10 सेकेंड चेक करना है, मैक्सिमम 10 सेकेंड से ज़्यादा जाना नहीं है। उसके बाद क्या करना है, देन आपने देख लिया कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कैरोटिड नहीं है, कुछ भी नहीं है, कॉल फॉर हेल्प, कॉल फॉर हेल्प, कॉल फॉर हेल्प। मैं आपको बताता चलूँ, जो नया डाटा निकल के आया है, सबसे ज़्यादा BLS अटेम्प्ट करने की आवश्यकता कहाँ कहाँ पे पड़ती है, 70% होम्स में, घरों में 70% मरीज कार्डियक अरेस्ट के या हार्ट अटैक के कह सकता हूँ, और 20% मार्केट प्लेस, मतलब कोई पार्क में घूम रहे थे, कोई थिएटर में थे, मूवी देख रहे थे, कोई कहीं पे ऐसे सिनेरियो देखे ना, न्यूज में देखे होंगे कि वो सिद्धार्थ शुक्ला जी अचानक से चले गए, जानते ना आप सभी। तो
तो ऐसे कार्डियक अरेस्ट जो आते हैं तो 70% घरों में आते हैं। हमारा या जीडी गोयनका का पर्पज क्या है? जीडी गोयनका हेल्थ केयर अकेडमी का पर्पज है कि आप लोगों को इस तरीके से बनाया जाए, इस तरीके से आपको परिपक्व किया जाए कि जैसे लोहार देगा ना 100 चोटें मारता है, क्यों मारता है? क्योंकि वो अच्छा बन सके, उसका आकार अच्छा हो सके। वही पर्पज रहता है कि आपको चीजें उस तरीके से बताएं, उस तरीके से पता हो कि कल को आप कहीं भी जाएं तो आप कह सकें कि हम जीडी गोयनका हेल्थ केयर अकेडमी के स्टूडेंट हैं, हमें आता है। वो कॉन्फिडेंस आपकी बातों से झलकना चाहिए, वो चीजें सामने होनी चाहिए। वो झलकेगा कब? जब आप पढ़ोगे। टीचर तो मेहनत कर रहे हैं, साथ में आपकी मेहनत। जब दोनों चीज देखो, टीचर यहाँ पे होता है, स्टूडेंट यहाँ पे होता है। अब ये जो गैप है बीच में, इस गैप को भरना किसकी जिम्मेदारी है? मेनली तो टीचर की भी है और स्टूडेंट की भी है। क्या होगा? स्टूडेंट थोड़ा सा अप जाएगा, टीचर थोड़ा सा डाउन आएगा, क्योंकि टीचर उन सब चीज़ों से निकल गया है, उसका एक्सपीरियंस है। लेकिन जो स्टूडेंट है वो नया आया है, तो उसको मैनेज करना, उस खालीपन को भरना, वो हम दोनों की जिम्मेदारी है, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो। क्लियर हो ये चीज़ें? कोई डाउट तो नहीं है? कोई भी अगर सवाल बनता है तो बताते चलना। देखिए क्या करना है, हमने ये डाटा पता लग गया जो मैं बता रहा था। 70% घरों में होता है, 20% मार्केट प्लेस या पार्क में, और 10% हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल्स में तो आप सभी हॉस्पिटल्स में जाओगे, वहाँ चीज़ें अवेलेबल होती हैं, वहाँ पे सामान अवेलेबल होता है, डिफिब्रिलेटर अवेलेबल होता है। लेकिन सोचो, इमेजिन करो कि आप कहीं, आपके पास कुछ नहीं है, आप फैमिली के साथ मॉल में गए थे मूवी देखने के लिए, वहाँ पे अचानक ऐसा सिनेरियो आपके सामने आ गया, उस चीज़ को कैसे हैंडल करने? दोनों चीज़ें समझ आ गई थी। पहले हमने क्या किया? चेक को रिस्पॉन्स किया, कैरोटिड चेक कर ली, सारी चीज़ें। देन अब क्या करेंगे? कॉल फॉर हेल्प। कॉल फॉर हेल्प कैसे करेंगे? जब आपने देख लिया है, इमेजिनेशन करो, आपने सबको देख लिया है कि पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कैरोटिड नहीं है, तो क्या करेंगे? कॉल फॉर हेल्प। जो आपके आमने सामने जो भी होगा, भैया इधर आओ, इधर सुनो, जोर से, लाउडली, क्योंकि वहाँ किसी की जान जा रही है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना 100% दाव पे लगा दें, 100% कोशिश करें कि हम उसकी जान बचाने में अपना 100% दे पाएँ। कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन आपको अंदर से इतनी खुशी मिलेगी, वो खुशी कभी नहीं मिलेगी जितनी खुशी वो किसी की जान बचा के मिलती है। कॉल फॉर हेल्प करना है। कॉल फॉर हेल्प कैसे करेंगे? जो आपके सामने होगा उसको बोलना है कि एम्बुलेंस में कॉल करो, मेडिकल इमरजेंसी। क्या है हमारे यहाँ मेडिकल इमरजेंसी का नंबर? 102। ये सभी को पता होना चाहिए, और अपनी घर के अंदर, फैमिली के अंदर सभी मेंबर्स को बता दो कि अगर इनकेस कोई इमरजेंसी कंडीशन बनती है तो सीधा कॉल फॉर हेल्प, इमरजेंसी मेडिकल को, मतलब एम्बुलेंस को फ़ोन करना है। मेडिकल इमरजेंसी की सुविधा आपको चाहिए। क्लियर हुई चीज़ें? उसके बाद क्या है, बंदे ने फ़ोन किया, अब यहाँ पे चीज़ों को समझना है। वो जो फ़ोन कर रहे हैं, वो फ़ोन जब तक नहीं कट करेंगे जब तक वो सिनेरियो नहीं बता दें। अगर मान लो ये मार्केट प्लेस की बात कर रहा हूँ मैं, अगर यही हॉस्पिटल में हुआ तो क्या होगा? वहाँ पे कुछ कोड्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे कोड ब्लू एक्टिवेट हो जाएगा। कोड ब्लू एक्टिवेट होगा। आगे हम पढ़ाएंगे आपको कि कोड ब्लू क्या होता है, कोड रेड क्या होता है, कोड ऑरेंज क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेकिन अभी जो बात करें, कोड हॉस्पिटल्स में हुआ तो कोड ब्लू एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होगा तो क्या होगा? वहाँ से सीधा कॉल जाएगा। एक हर हॉस्पिटल्स का कोड ब्लू का अलग नंबर होता है, क्योंकि एक इमरजेंसी है जो बाकी फ़ोनों से हटके एक साइड में फ़ोन रखा होता है रिसेप्शन पर, वो फ़ोन कभी बिजी नहीं जाता है। वो फ़ोन कभी बिजी नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वो इमरजेंसी है। वो फ़ोन आप जब भी करेंगे वो फ़ोन उठेगा ही उठेगा, और सीधा वहाँ पे बताना है। यही चीज़ें आपको हॉस्पिटल्स में करनी है, और यही चीज़ें जो बंदा कॉल फॉर हेल्प के लिए फ़ोन कर रहा है उसको भी ये चीज़ें ध्यान रखनी है। वो क्या बताएगा? पहली बात, लोकेशन कहाँ पर है। भाई आप हेल्प मांग रहे हो, लेकिन आप सामने वाले को ये नहीं बता रहे हो कि आप आओगे कहाँ पे। ये जरूरी है, लोकेशन कहाँ है। मैंने बोला मैं जीडी गोयनका पैरामेडिकल हेल्थ केयर अकेडमी में हूँ और मैं इस फ्लोर पे हूँ, फर्स्ट फ्लोर पर, ये इमरजेंसी है, तो पूरा एड्रेस बताना जरूरी है। जब हम कोई ऑर्डर भी मंगाते हैं अमेजोन से तो उस पर पूरा अपना एड्रेस लिखते हैं। तो क्या करना है कि पूरा हमें उसको एड्रेस बताना है, साथ के साथ और बताना है कि आप साथ में क्या लेके आएंगे? डिफिब्रिलेटर, एईडी साथ में लेके आए। अगर वो, मेन बात ये है, अगर सामने वाला इंग्लिश में समझ रहा है, मतलब आपका कोऑर्डिनेशन ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को कोई कंफ्यूजन ही ना हो, वो समझ पाए आप जो बोल रहे हैं, उसकी भाषा वो समझ पाए। चाहे टाइम लगे कोई बात नहीं, ये जो फ़ोन करेगा, जो कॉल फॉर हेल्प कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोऑर्डिनेशन ऐसा बैठना चाहिए सामने वाले हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जो आपका फ़ोन रिसीव कर रहा है, कि आप उसको बोलो कि भैया ये लोकेशन है, आपको यहाँ पर आना है,
ये जगह है और हम इस जगह खड़े हुए हैं, हमने सीपीआर स्टार्ट कर दिया है, आप डीफैब लेके आए, डीफैब बोले तो डिफिब्रिलेटर लेके आए, या फिर एईडी लेके आए, या फिर आप बोलो कि शॉक लगाने वाली मशीन लेके आए, जो आपको सुविधा के अनुसार लगे, जो सामने वाला समझे, वो सारे शब्दों का इस्तेमाल करना, लेकिन बात एग्जैक्टली पहुंचनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि आपने जो बोला है वो सही है और मुझे ये चीजें लेके जानी है। एईडी बोल दिया, एईडी क्या होती है, हमारे पास भी है, डीडी इंडिया के पास भी एईडी का ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। क्लियर है कि कॉल फॉर हेल्प वाला काम हो गया। उसके बाद आता है आपका टेक्निकल काम, प्रैक्टिकल चीजें, यही मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ये तो आपने ना पूरी फिल्म सजा दी, ट्रेलर सजा दिया, अब आपको एक्टिंग करने की जरूरत आ गई। एक्टिंग कैसे करेंगे? एक्टिंग करने के लिए क्या चाहिए? आपकी स्किल चाहिए, आपने जो सीखा है वो चाहिए। तो क्या करेंगे? उसके बाद जो हमने सीएबी अभी डिस्कस किया कि सीएबी, वही चीज कॉन्सेप्ट शुरू होगा। सीएबी बोले तो सर्कुलेशन एयरवे ब्रीथिंग। सर्कुलेशन का काम क्या है? चेस्ट कंप्रेशन। क्यों कर रहे हैं हम चेस्ट कंप्रेशन? ताकि हमारा हार्ट दोबारा पंप करना शुरू कर दे, उसमें ब्लड की ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई कर सके। तो क्या तरीका रहता है चेस्ट कंप्रेशन करने का? जो हमारी डोमिनेंट हैंड मतलब किसी का लेफ्ट हैंड है, कोई राइट हैंड है, सबके अलग अलग हैं, लेकिन जो आपका डोमिनेंट हैंड होगा, इस तरीके से उसको, ये सब करने से पहले जो पेशेंट मेल है फीमेल है वो आप देख सकते हैं, मतलब जैसा सिनेरियो वहाँ का लगे, लेकिन अगर मेल है तो सीधा उसकी जो टी शर्ट पहनी है, शर्ट पहनी है, उसको कट करना है, उसको निकालना है। क्यों निकाल रहे हैं हम? क्योंकि अभी मैं इसमें बताऊंगा पोजीशन क्या रखनी है, और गवर्नमेंट एग्जाम के हिसाब से बताऊंगा उसमें से सवाल क्या क्या बनेंगे। तो क्या है, आपने फिंगर को इंटरलॉक करना है, और जो आपका डोमिनेंट हैंड है, जिस हाथ से आप ज्यादा ताकत लगा सकते हैं, उस हाथ को नीचे रखना है, और जो हथेली का डायरेक्शन है वो आपने रखना है। कहाँ पे रखेंगे? उसका जो लोअर थर्ड पार्ट ऑफ स्टर्नम, या फिर आप समझें दूसरी भाषा में जो निप्पल होती है, निप्पल से इमेजिन करके लाइन करना सीधी कि ये लाइन होगी, तो उसके लोअर साइड में, बिल्कुल मतलब उसके जस्ट लोअर में वहीं पे रखना है। इस तरीके से फिंगर लॉक करनी है। और चीजें आपने क्या करनी है, ये करने से पहले हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ये तो आपको मैंने बताया कि पोजीशन कहाँ पे रखनी है, लेकिन जब ये चेस्ट कंप्रेशन और आपने ये सब देख लिया, रिस्पॉन्स चेक फॉर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो उस समय आपने ध्यान भी देना है। जो फर्स्ट स्टेप आता है सबसे पहला, वो आता है सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी भी फर्स्ट स्टेप रहता है। अगर आप उसको ऐसे नहीं समझो, मैं दूसरी भाषा में समझाऊं, आपने डीआरएस सुना है? डीआरएस, जो आप में से क्रिकेट देखते होंगे वो सभी ने सुना होगा। डीआरएस, अगर प्लेयर को डाउट है तो कह रहा है डीआरएस चाहिए मुझे, थर्ड एम्पायर की वो चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे क्रिकेट की बात नहीं करेंगे। डीआरएस बोले तो डी फॉर चेक फॉर डेंजर। क्या करेंगे इसमें? सीन सेफ्टी वाला सीन ही करेंगे कि भाई हम उसको अच्छी जगह पे, सही जगह पे लिटाएंगे, सुपाइन होना चाहिए, फ्लैट एरिया होना चाहिए। ये चेक फॉर डेंजर और अपनी भी सेफ्टी ना भाई। रोड साइड पे, यहाँ सामने आपके रोड है, कोई ट्रॉमा हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, वो बंदा अनकॉन्शियस हो गया, तो आप जाके बीच में थोड़ा ना कूद जाओगे, नहीं मैं तो सीपीआर करूंगा, गाड़ी वाला आएगा उड़ा देगा। सिंपल है ना। कहीं आप रोड साइड में कोई झाड़ी के पास में पड़ा हुआ था पेशेंट जो बेहोश था, आप गए, हट जा मुझे सीपीआर आता है, मैं पढ़ के आया हूँ, मुझे तो करना ही है, अभी मैं पढ़ के आया हूँ, मुझे करना है। आप गए वहां पे, वो झाड़ी के पास में सांप बैठा था, उसने डंक मार दिया, क्या करोगे? फिर आपको सीपीआर देने की जरूरत पड़ जाएगी। इससे बेहतर है कि सीन सेफ्टी फर्स्ट है दोनों के लिए। तो ऐसा नहीं है कहीं फ्लोर पे आग लगी, वहाँ पे आग लगी हुई है और बंदा सांस उसको मिला नहीं, बेहोश होगा, आप कूद जाओ आग में, ये आपकी भी तो फैमिली है। तो सीन सेफ्टी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सीन सेफ्टी में क्या होगा कि आपकी भी सुरक्षा, आप जान बचाने जा रहे हो तो आपकी भी तो जान की कीमत है। तो सीन सेफ्टी हो गया। दूसरा क्या, इसमें हमने डीआरएस बोला, डी फॉर डेंजर, उसमें सीन सेफ्टी और डेंजर क्या हुआ था क्या नहीं होता। आर चेक फॉर रिस्पॉन्स, और एस बोले तो सेंड फॉर हेल्प। डीआरएस का मतलब मेरी भाषा में ये है, बाकी तो मैं भी क्रिकेट देखता हूँ तो उसमें डीआरएस दूसरा वाला होता है, लेकिन डीआरएस को आप ऐसे भी समझ सकते हो। डी फॉर चेक फॉर डेंजर, आर फॉर चेक फॉर रिस्पॉन्स, और एस फॉर सेंड फॉर द हेल्प। ठीक है, वही जो हमारे प्रोटोकॉल थे। फर्स्ट स्टेप में क्या था? सीन सेफ्टी, सेकंड में चेक फॉर रिस्पॉन्स, और थर्ड में कॉल फॉर हेल्प, और फोर्थ में आपने कंप्रेशन करना शुरू कर दिया, चेस्ट कंप्रेशन की लोकेशन बता दी, निप्पल से लेना है, स्टर्नम की तरफ जाना है, लोअर थर्ड पार्ट ऑफ स्टर्नम, और इस तरीके से कितना करना है?
साइकिल। यहाँ पे स्टार्ट होती है आपकी साइकिल कंप्रेशन करने की साइकिल। कितनी साइकिल देनी है? तो इसका रेशियो जो रहता है 30 साइकिल टू ब्रीथ, ये इसका रेशियो रहता है। कैसे करना है इसको मैं निकाल लेता हूँ, चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर समझ आए। अभी सबको दिख रहा है डम्मी? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो मैं हवा में उठा देता हूँ, जिसको नहीं दिख रहा वो देख लेना। तो यही करना है यहाँ पे, इस तरीके से करना है। और 30 साइकिल जो लोअर थर्ड पार्ट ऑफ स्टर्नम वहाँ पे रखना है। रखने के बाद सीधा काउंट करना है लाउडली। अगर आप 2 रेस्क्यूअर हो गए हो, 2 लोग हैं, तो क्या करना है? देखो, कंप्रेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको हमेशा काम आएगा। BLS आपने पढ़ा होगा, या आपने एक चीज़ पता है, जब हम गाड़ी सीखते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं, तो सबसे पहले कहते हैं भैया ब्रेक बता दे, ब्रेक कौन से हैं। क्योंकि सीख तो ली और बंदी करना नहीं आया तो हम ठुक जाएंगे। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कंप्रेशन स्टार्ट करें तो कंप्रेशन बंद कब कर सकते हैं, CPR को कब स्टॉप किया जा सकता है, ये भी तो पता होना चाहिए। CPR को देखो, सबने बताया कि CPR ऐसे करना वैसे करना, ये कंप्रेशन देने वो कंप्रेशन देने, लेकिन स्टॉप करना भी तो आना चाहिए। कब करेंगे स्टॉप? CPR को स्टॉप करने का जो तरीका रहता है, पहला रहता है कि आपके पास इमरजेंसी मेडिकल हेल्प पहुंच गई है। वो सुविधा जो आपने मंगाई थी डिफिब्रिलेटर के साथ आपके पास पहुंच गई है, तब आप कंप्रेशन रोक सकते हैं, CPR रोक सकते हैं। कि जब वो कह दें कि हटो हमें ये DFib का शॉक देना है, तब आप रोक सकते हैं। दूसरा क्या रहता है? दूसरा रहता है किसी फिजिशियन ने डिक्लेयर कर दिया है कि जी आपका पेशेंट इज नो मोर, तो देखें ना, ये डायलॉग रहता है, पेशेंट इज नो मोर। अगर किसी ने डिक्लेयर कर दिया तब आप हट सकते हो। या फिर तीसरे में जो CPR दे रहा है उसी को CPR की जरूरत पड़ेगी। तो कोई कितना ही बॉडी बिल्डर क्यों ना हो, जब देता ही रहेगा तो कहीं तो वो भी सांस फूलेगा, उसको भी तो लगेगा कि भाई मेरे बस की नहीं है, वरना वही साइड में गिर जाएगा। ये भी कंडीशन रहती है, ये भी कंडीशन रहती है। तो पता लग गया कब तक हमें स्टॉप करनी है। या तो हमारे पास इमरजेंसी मेडिकल सुविधा अवेलेबल हो गई है, या फिर फिजिशियन ने कह दिया है कि अब नो मोर, या फिर आपकी स्थिति ऐसी हो गई है कि अब आप नहीं दे पाओगे, तब आप रुक सकते हो। वरना अब बात करते हैं उसी बैक टू टॉपिक, उसी कंप्रेशन पे, कि आपने 30 कंप्रेशन टू ब्रीथ। 30 कैसे देनी है? पूरा काउंट करना है लाउडली, 1 2। ये मेरी पोजीशन ठीक नहीं हो रही है क्योंकि मेरी लंबाई कम है, टेबल की ज़्यादा है, तो या तो मैं इसको नीचे रख लेता हूँ, देख सकते हो। क्योंकि हमने कहा ना सीन सेफ्टी, वो इम्पोर्टेंट है। पेशेंट को फ्लैट एरिया पे लेके आना है, ये वाला मैं यहाँ पर रख देता हूँ इसको। फिंगर को इंटरलॉक करना है, देख लेना, या फिर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो में देख लेना, चैनल पे मिल जाएगी। इस तरीके से करना है और इस तरीके से घुटनों को घेरना है। घुटने और हमारे चेस्ट का जो लेवल है ये देखना, ये बिल्कुल स्ट्रेट मिलना चाहिए इस तरीके से। और जो आपका डोमिनेंट हैंड है उससे स्पीड में करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से आपने 30 का एक साइकिल लेना है, 30 का एक साइकिल लेना है। अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बातें मैं बताता हुआ चलता हूँ आपको, जो कि आपके लिए काम आएंगी। 30 कंप्रेशन टू ब्रीथ। अब सवाल एग्जाम में कहाँ से बनता है कि 2 रेस्क्यूअर दे या कंप्रेशन दे रहे हैं तो उसकी साइकिल क्या रहेगी। 30 ऑप्शन है, 30 है, 40 है, इस तरीके से वो आप कर लेना। 30 इसका रहता है, 30 कंप्रेशन टू ब्रीथ। उसके बाद क्या है, इसको देना कितनी देर तक है? 5 साइकिल आपने कंटिन्यू करनी है। 5 साइकिल मतलब 5 साइकिल इसलिए बोल रहा हूँ कि शुरुआत में 5 साइकिल तो देनी है और टू ब्रीथ भी देनी है। एयरवे को क्लियर करना है। कंप्रेशन में होगा कितना? अब बात आती है अगले सवाल की कि इसको प्रेस कितना करना है, कंप्रेशन कितनी, दबाना कितना है। इंपॉर्टेंट बात है कि दबा कितना रहे, 2 से 2.5 इंच तक दबाना है। दबाने पर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, वो जो हमारे स्टेनम है और नीचे से जो वर्टेब्रा है, इन दोनों का हाथ टच होना चाहिए। क्योंकि किसी ने कहा है कि अगर रिब्स ब्रेक हो जाती हैं तो वो सबसे बढ़िया CPR है। अगर रिब्स ब्रेक हो जाती हैं तो वो CPR कुछ हद तक ठीक हुआ है। 2 से 2.5 इंच तक दबाना है। दबाने के बाद क्या करना है, आपने देखना है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि उसकी जो चेस्ट है, चीज़ें मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें एक एक नंबर के सवाल बन के आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी या थ्योरिकली पार्ट, और आपने एक भी चीज़ मिस की तो आपके सवाल पूरे काटे जाएंगे। क्या है कि आपने देखना है कि चेस्ट रिकॉइल कर रही है, मतलब आप ऐसे नहीं दबाए जा रहे हैं और चेस्ट, हार्ट को भी तो समझिए, वापस भी तो आए, चेस्ट भी तो देखे कि हाँ भाई अभी जो हमने दिया है तो ऐसे दिया है, उसके बाद चेस्ट को फील करना है कि उसमें मूवमेंट आ रहा है। क्योंकि हार्ट को आप ऊपर ऊपर से दिए जा रहे हैं और वो ऐसे ऐसे कर रहा है, लेकिन जब उसको पूरा टाइम मिलेगा, रिकॉइल, चेस्ट रिकॉइल, ये भी ध्यान देना है। मेडिकली टर्म में बात करें तो इसको बोला जाता है चेस्ट रिकॉइल।
कि चेस्ट को देखना है कि वापस आ रही है, जो आपने की है, जो आपने दिया है वो वापस भी आ रहा है। ये इसमें इंपॉर्टेंट बातें रहती हैं जो ध्यान देनी है। बीएलएस में फर्स्ट स्टेप सीन सेफ्टी, सेकंड चेक फॉर रिस्पॉन्स, थर्ड इज कंप्रेशन स्टार्ट। अब बात आती है ब्रीथिंग की, एयरवे की। एयरवे कैसे चेक करेंगे? देखो मैंने पहले बोला था अगर फॉरेन पार्ट कुछ मुंह के अंदर है तो इस वजह से भी कोई रीजन रह सकता है कि भाई सांस नहीं ले पाए, तो इसको एयरवे देने का कारण क्या रहेगा? टू ब्रीथ देने का, देखो कोविड के टाइम में अगर कोई फैमिली मेंबर्स है तो उसको आप दे सकते हैं, कोई फैमिली मेंबर्स है तो आप उसको माउथ टू माउथ ब्रीथ दे सकते हैं। लेकिन जो एएचए की गाइडलाइन है ये कोविड के बाद से, तो आप नहीं भी देना चाहें वो आपकी सुविधा अनुसार है, क्योंकि कोई ट्रॉमा वाला पेशेंट था उसके मुंह के अंदर इतनी सिक्रेशन है, ब्लड क्लॉट है, तो आप क्या ही देंगे, कहीं आपको इन्फेक्शन ना हो जाए, तो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन कंप्रेशन रुकनी नहीं चाहिए जब तक आपके पास सुविधा नहीं आ जाती है मेडिकल इमरजेंसी में। ये अब इसको चेक कैसे करेंगे, एयरवे को क्लियर कैसे करेंगे? इसका देखो मैं आपको बताऊं, दो चीजें रहती हैं यहाँ पे। एक तो रहता है कि एक नॉर्मल पेशेंट को आप दे रहे हैं सीपीआर, और एक रहता है कि रोड एक्सीडेंट में उसकी स्पाइन इंजरी हो गई, वर्टेब्राई इंजरी हो गई, नेक इंजरी हो गई, तो उस समय आपकी पोजीशन क्या रहेगी, ये सवाल आते हैं। पहला रहता है कि अगर नॉर्मल पेशेंट को आप दे रहे हैं सीपीआर तो उस समय आपने ध्यान देना है कि उसकी चिन लिफ्ट, हेड टिल्ट, चिन को लिफ्ट करना है, हेड को टिल्ट करना है पीछे की तरफ, ये पोजीशन रहेगी। दूसरी क्या रहेगी, अगर स्पाइन इंजरी हो गई है तो क्या करना है, उस समय करना है जॉ थ्रस्ट, ओनली जॉ थ्रस्ट। ये वाली पोजीशन देखिए ना कैसे करते हैं, मैं इस पे दिखाना चाहूँ तो जैसे हेड टिल्ट चिन लिफ्ट को कैसे इस तरीके से करते हैं ना, ये चिन को उठाया दोनों हाथों से करेंगे। अगर एक हाथ से करना है तो जॉ थ्रस्ट यहाँ से ऐसे उठाया, ये जो अपनी मैंडिबल है इसको उठाया और आगे की तरफ कर दिया ऐसे करके, ये रहता है चिन जॉ थ्रस्ट का। इस तरीके से ये पोजीशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन्हीं से सवाल बनते हैं। आपको आज लग रहा है कि ये जो बीएलएस है छोटा टॉपिक है, लेकिन आप कभी भी जब भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो हमेशा आपके सामने घूम फिर के ये सवाल आते रहेंगे। चाहे कोई भी स्टाफ हो, नर्सिंग ऑफिसर्स का एग्जाम देने जा रहा है या पैरामेडिकल में, चाहे कोई लैब टेक्नोलॉजिस्ट है, ओटी टेक्नोलॉजिस्ट है या फिर रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट है, सभी के एग्जाम में बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं कि इनको आते हैं एग्जाम। चीज़ें क्लियर होंगी, सीपीआर का समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। कंप्रेशन देने हैं, इसमें जो सवाल बनते हैं वो कहाँ से, 100 पर मिनट, 100 to 120 पर मिनट हमने कंप्रेशन देने हैं, 100 से 120 पर मिनट, एक मिनट के अंदर इतने कंप्रेशन हमने देने हैं। और ध्यान क्या देना है, चेस्ट रिकॉइल, चेस्ट वापस से आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जो दिया है वो आप देते रहे हो, चेस्ट ही वापस नहीं आ रही तो कोई फायदा नहीं। तो चेस्ट रिकॉइल का ध्यान देना है। और क्या करना है, मेडिकल इमरजेंसी, ये तो बीएलएस की होगी। कोई डाउट इसमें? इफ यू हैव एनी डाउट इन माय क्लास। जैसे आपने बोला कि हॉस्पिटल्स में आजकल बीएलएस की सर्टिफिकेशन मांगते हैं, तो इसके कोर्सेज मतलब हमें अलग से करने पड़ेंगे आपके सर्टिफिकेशन में मिलेगा? ये बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये सवाल ऐसा है कि जो उनको अलग से करना होता है ना वो पैरामेडिकल नहीं होते। आप पैरामेडिकल हो, आपके सिलेबस में ये चीज़ें बताई जा रही हैं, तो आपको अलग से एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्योंकि अगर कोई नॉन मेडिको है उसको करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ये पढ़ाया जा रहा है।